जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 आप लोगों का चल रहा है, जिसमें 2 पेपर हो चुका है, हिंदी और इंग्लिश, जो आपने इस चैनल के माध्यम से लगभग पूरे साल पढ़ा है। आशा है आप लोगों का बेहतर गया होगा पेपर। आज बायोलॉजी का पेपर है और बायोलॉजी के जीव विज्ञान के पेपर में आज हम लोग अंतिम प्रहार थोड़ा सा फास्ट स्पीड में देखेंगे और बहुत ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन ना करते हुए सीधे हम लोग आंसर को, तथ्यात्मक चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि अब आज बहुत ज़्यादा व्याख्या में समय बिताना मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको आज फास्ट रिवीजन की आवश्यकता है, तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है, आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष कैसे होता है? आगुणित होता है, या द्विगुणित होता है, या त्रिगुणित है, या फिर बहुगुणित है? तो बच्चों, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनका भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? तो त्रिगुणित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में उपयोग किया जाता है? बिडाल टेस्ट सुने हैं, ये कौन सी बीमारी के लिए होता है? हैजा के लिए, या मलेरिया के लिए, या फिर निमोनिया के लिए, या टाइफाइड के लिए? तो बच्चों, जो बिडाल टेस्ट है ये टाइफाइड बुखार की जांच करने के लिए किया जाता है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कुल कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे जब 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण की आवश्यकता हो? क्या 54 होगा, या फिर 27 होगा, या 107 होगा, या 216 होगा? तो कितना होगा बच्चों? ये होगा आपका 27 मात्र कोशिकाओं में 27 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। अब इसके बाद में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? लिंग गुणसूत्रों की एक सूत्रता, या फिर लिंग गुणसूत्रों की त्रिसूत्रता, या गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता, या फिर गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की एकल सूत्रता? तो ये क्या है बच्चों? गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता हो जाएगा डाउन सिंड्रोम के लिए। अब अगला चलते हैं। अगले में कह रहा है कि पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री यानी कि मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? जायांग है, या पुमांग है, या फिर परागकोश है, या टेपिटम है? क्या है बच्चों मादा जनन अंग में? तो पुष्पों में मादा जनन अंग होता है जायांग। क्या होता है? जायांग होता है मादा जनन अंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? एक होता है, या फिर एक जोड़ा होता है, या 2 जोड़े होते हैं, या 3 जोड़े होते हैं? कुल कितने होते हैं बच्चों? तो पुरुषों में जनन तंत्र में वृषण की मात्रा 1 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एमआरआई का नाम सुने हैं, जो एक प्रकार की स्कैनिंग प्रक्रिया है। एमआरआई संकेताक्षर का पूर्ण रूप है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटाफेजिक रेजोनेंस इमेजिंग, या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इम्यूनिटी, या मेटाफेजिक रियो इमेजिंग? तो क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यानी आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दात्र कोशिका
अरक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? जो दात्र कोशिका अरक्तता रोग है ये किस प्रकार के उत्परिवर्तन का है? बिंदु उत्परिवर्तन है, या असुगुणिता है, या फिर विलोपन है, या स्थानांतरण है? तो दात्र कोशिका अरक्तता रोग क्या है बच्चों? बिंदु उत्परिवर्तन है। आपका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में नहीं होता? थाइमिन, या फिर यूरेसिल, या फिर एडेनिन, या फिर गुआनिन? कौन सा नहीं होता है बच्चों? तो इसमें आपका यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल क्षार इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया? कुल कितने विपरीतार्थ लक्षण इसमें शामिल हुए हैं मेंडल के नियमों में? 7, या 8, या फिर 9, या फिर 10? तो इसमें 7 हुए हैं। कुल कितने हुए बच्चों? 7 हुए हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? कौन से अंग के भीतर होते हैं निर्मित? लघु बीजाणुधानी, या फिर जायांग, या गुरु बीजाणुधानी, या अंडाशय? तो ये कहाँ होता है निर्मित? लघु बीजाणुधानी में परागकण निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित होते हैं? किसके मौजूदगी के कारण होते हैं बच्चों? पेक्टिन होता है, या स्यूरोपोलानिन होता है, या सेलुलोज होता है, या फिर लिग्निन होता है? तो ये स्यूरोपोलानिन के मौजूदगी के कारण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरीके से संरक्षित हो जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है कि निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ? लैमार्क हैं, या फिर डार्विन हैं, या फिर टी माल्थस हैं, या ह्यूगो दी ब्रीज हैं? तो बच्चों ये सिद्धांत दिया था लैमार्क ने। इस सिद्धांत को लैमार्कवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि निम्न में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है? गैर संक्रामक रोग में क्या है बच्चों? मलेरिया है, या फिर टाइफाइड है, या कैंसर है, या निमोनिया है? तो इसमें गैर संक्रामक रोग में क्या है? संक्रामक मतलब जो तेजी से फैले, तो गैर संक्रामक रोग में कैंसर है। क्या है? कैंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म अंतःक्षेपण, या फिर बायोलिस्टिक्स, या फिर अहानिकारक रोगजनक, या इनमें से सभी? तो बच्चों परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए ये सभी तरीके, सभी विधियां प्रयोग की जाती हैं। आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि त्रिस्लयन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। त्रिस्लयन क्या है? त्रिस्लयन जो त्रिसूत्रता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्रों की त्रिसूत्रता, तो वही है ये। त्रिस्लयन एक आनुवांशिक विकार है। त्रिस्लयन क्या है बच्चों? तो त्रिस्लयन एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है जिसमें एक व्यक्ति में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। जो भी व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। यह विकार तब होता है जब गुणसूत्रों की संख्या में असामान्यता होती है, जिससे व्यक्ति में 46 के बजाय 47 गुणसूत्र होते हैं। एक मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो चाहे स्त्री हो चाहे मादा हो, उसमें 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन त्रिस्लयन जिसको होता है उसमें 47 हो जाते हैं, यानी कि कोई एक जोड़ी में त्रिसूत्रता हो जाएगी।
अब अगर हम लोग देखें कि त्रिशलन के प्रकार यानी इससे कौन कौन से प्रकार बनते हैं, तो एक तो है डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम सबसे आम प्रकार का त्रिशलन है जिसमें व्यक्ति में गुणसूत्र 21 यानी जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र है कि एक अतिरिक्त प्रति हो जाती है। यह विकार, इस विकार में क्या होता है, तो मानसिक मंदता, शारीरिक असमानताओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। दूसरा क्या है बच्चों, तो इसमें प्रकार में तो दूसरा है एडवर्ड्स सिंड्रोम। एडवर्ड्स सिंड्रोम जो होता है एक दुर्लभ प्रकार का त्रिशलन है, यानी एक बहुत दुर्लभ प्रकार का है जिसमें व्यक्ति में गुणसूत्र 18 यानी जो 18वीं गुणसूत्र जोड़ी होता है कि एक अतिरिक्त प्रति होती है। यह विकार गंभीर शारीरिक असामान्यताओं और मानसिक मंदता का कारण बनता है। मतलब त्रिशलन में अगर देखा जाए तो मानसिक मंदता यहाँ भी होता है, एडवर्ड में भी और डाउन में भी होता है। इसके बाद में अगला अगर हम लोग देखते हैं तीसरा जो है तो क्या है, पेटाउ सिंड्रोम। पेटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, पेटाउ सिंड्रोम एक दुर्लभ प्रकार का त्रिशलन है जिसमें व्यक्ति में गुणसूत्र 13वीं जोड़ी की एक अतिरिक्त प्रति बन जाती है, यानी 13वीं जोड़ी में त्रिसूत्रता हो जाती है। यह विकार गंभीर शारीरिक असामान्यताओं और मानसिक मंदता का कारण बन सकता है। अब अगर हम लोग देखें कि त्रिशलन के कारण क्या हैं, क्यों हो जाता है त्रिशलन में त्रिशलन, देखिए गुणसूत्रों की असामान्यता पहला कारण है कि त्रिशलन का मुख्य कारण गुणसूत्रों की असामान्यता है जो गर्भधारण के दौरान हो जाती है। उम्र में देखें तो माता की उम्र बढ़ने के साथ त्रिशलन का खतरा बढ़ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए माता की उम्र अधिक हो गई है तो उसमें त्रिशलन का खतरा ज़्यादा होता है। आनुवांशिक कारक देखते हैं तो कुछ मामलों में त्रिशलन आनुवांशिक कारकों के कारण भी हो सकता है क्योंकि उसका विभाजन सही से नहीं हो पाता। अब अगर हम लोग देखें कि त्रिशलन का निदान क्या है, तो त्रिशलन का निदान क्या है बच्चों, प्रसव पूर्व परीक्षण। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि प्रसव पूर्व परीक्षण के माध्यम से त्रिशलन का निदान किया जा सकता है। और क्या, अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी त्रिशलन का निदान किया जा सकता है, लेकिन जब ये प्रसव पूर्व होगा तभी। अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो दूसरा प्रश्न कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है और इसकी कार्य प्रणाली का भी आपको वर्णन करना है। तो क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट एक तकनीकी है जिसका उपयोग व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो व्यक्तियों की पहचान के लिए। यह तकनीक डीएनए के अद्वितीय पैटर्न का विश्लेषण करती है। किसका करती है, तो जो डीएनए है उसके अद्वितीय पैटर्न का विश्लेषण करती है जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग होता है। हर व्यक्तियों में ये अलग अलग होता है। अब अगर हम लोग देखें कि डीएनए फिंगरप्रिंट की प्रिंटिंग की कार्यप्रणाली क्या है, तो समझ लेते हैं। डीएनए का नमूना, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए का नमूना लिया जाता है जो रक्त, लार, त्वचा या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें क्या क्या होता है, रक्त से भी या त्वचा से या अन्य कोई भी शारीरिक तरल पदार्थ है तो उससे डीएनए प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में क्या करते हैं, डीएनए का निष्कर्षण करते हैं। डीएनए का नमूना लेने के बाद डीएनए को निष्कर्षित किया जाता है जो एक रासायनिक प्रक्रिया के तहत होता है। अब ये दो कार्य हो गए, तो फिर तीसरा कार्य होता है डीएनए का पाचन। और डीएनए का पाचन करने के लिए क्या होता है, निष्कर्षित डीएनए को पाचन एंजाइमों के साथ मिलाया जाता है। मतलब जो निष्कर्षित डीएनए है उसे पाचन एंजाइम के साथ में मिलाया जाता है जो डीएनए को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, तो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है, डीएनए का विभाजन होता है, यानी पाचन के बाद डीएनए के टुकड़ों को आकार के अनुसार विभाजित कर लिया जाता है जो एक विद्युत क्षेत्र में किया जाता है। मतलब इसको करने के लिए क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है।
अब इसके बाद में और फिर अगर देखें तो क्या है, डीएनए का विश्लेषण, यानी विभाजित डीएनए के टुकड़ों का विश्लेषण किया जाता है जो एक रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ होता है। और डीएनए फिंगरप्रिंट, यानी विश्लेषण के बाद डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है जो एक अद्वितीय पैटर्न होता है, मतलब इसके समान कोई दूसरा पैटर्न बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट ही है। अब इसके बाद में हम लोगों से मतलब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अनुप्रयोग यानी इसका प्रयोग क्या क्या है। तो क्या है बच्चों, अपराध जांच। पहली चीज़ तो अपराध जांच में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराध जांच में किया जाता है, जहां अपराध स्थल पर पाए गए डीएनए के नमूने की तुलना संदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए से की जाती है। पितृत्व परीक्षण में देखें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग पितृत्व परीक्षण में भी किया जाता है। जैसे आप लोगों ने एक राजनेता थे, उनके बारे में सुना होगा कि उनकी नौकरानी का एक लड़का जो था, उसने दावा किया कि मेरे पिता यही राजनेता है। बाद में बहुत ज़्यादा मुकदमा हुआ और अंततः डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये कंफर्म हो गया कि हाँ, वो लड़का उन्हीं का था। तो इस प्रकार से ऐसा भी होता है जहाँ बच्चे की डीएनए की तुलना पिता के डीएनए से की जाती है। व्यक्तिगत पहचान में अगर हम लोग देखें तो व्यक्तिगत पहचान में क्या है बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग व्यक्तिगत पहचान में किया जाता है, जहां व्यक्तियों की पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि जीन अभियांत्रिकी क्या है। जीन अभियांत्रिकी का वर्णन कीजिए। ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और बार बार पूछे गए हैं। देखिए, ये प्रश्न आपको शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं, और यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। हमने जो बताया बच्चों, ये हमने विस्तृत ही बताने का प्रयास किया है ताकि पूरा टॉपिक कवर हो जाए, जो भी चीज़ बताएं, और उस टॉपिक में से आपसे चाहे वेरी शॉर्ट पूछा जाए, चाहे शॉर्ट पूछा जाए, चाहे लॉन्ग पूछा जाए, आप सभी प्रश्नों को कर ले जाएं। अब इसमें कह रहे हो जीन अभियांत्रिकी में कि जीन अभियांत्रिकी एक तकनीकी है जिसका उपयोग जीवों के जीन बदलने के लिए किया जाता है। यह तकनीकी विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। अब देखते हैं कि जीन अभियांत्रिकी की प्रक्रिया क्या है। तो जीन की पहचान में देखें तो जीन अभियांत्रिकी की प्रक्रिया में सबसे पहले जीन की पहचान की जाती है, जिसे बदला जाना है। भैया बदलना तो है, लेकिन कौन से जीन को बदलना है उसका पहचान करना आवश्यक हो जाता है। फिर क्या करेंगे, जीन का निष्कर्षण करते हैं, यानी जीन की पहचान के बाद जीन को निष्कर्षित किया जाता है, जो एक रासायनिक प्रक्रिया है। अब इसके बाद में क्या होता है, तो इसके बाद में होता है जीन का संशोधन। क्या होता है, जीन का संशोधन, यानी निष्कर्षित जीन को संशोधित किया जाता है, जो एक रासायनिक प्रक्रिया है। जीन का परिचय देखें तो संशोधित जीन को जीव में परिचित किया जाता है। मतलब जो हमने संशोधित किया, अब उसे क्या करते हैं, उसे जीव में परिचित किया जाएगा। ये भी एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। जीन की अभिव्यक्ति को अगर देखें तो परिचित जीन की अभिव्यक्ति की जाती है, जो एक जैविक प्रक्रिया। देखिए ध्यान रखना, जीन का संशोधन, जीन का परिचय, ये दोनों रासायनिक प्रक्रिया हैं, लेकिन जीन की अभिव्यक्ति जैविक प्रक्रिया है। अब इसके बाद में देखते हैं कि जीन अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो जीन अभियांत्रिकी का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, जहां जीन को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, तो जीन को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि बीमारियों का इलाज किया जा सके। कृषि के क्षेत्र में देखें तो जीन अभियांत्रिकी का उपयोग कृषि में किया जाता है, जहां जीन को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। आप लोग जैसे देखते होंगे हाइब्रिड बीज आते हैं,
तो उसमें क्या होता है, उसमें जीन अभियांत्रिकी ही का प्रयोग ही होता है और उस फसलों की उत्पादकता बढ़ जाती है। और क्या है बच्चों, इसका प्रयोग कहाँ पर है, तो इसका प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी में भी है। जीन अभियांत्रिकी का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है, जहाँ जीन को बदलने के लिए उपयोग होता है ताकि जैविक उत्पादों का उत्पादन किया जा सके। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है कि बायोरिएक्टर क्या है। क्या पूछा गया, बायोरिएक्टर क्या है। तो क्या है बच्चों, बायोरिएक्टर एक उपकरण है जिसका उपयोग जैविक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तकनीक नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक उपकरण है और इसका उपयोग जैविक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। ये उपकरण कहाँ कहाँ होता है, तो ये विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी है, चिकित्सा है और पर्यावरण संरक्षण है। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें और क्या है बच्चों, बायोरिएक्टर के प्रकार। क्या है, बायोरिएक्टर के प्रकार। स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर, इसका क्या है, स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर में एक पहला प्रकार है। यह एक आम प्रकार का बायोरिएक्टर है जिसमें एक स्टीर का उपयोग किया जाता है, यानी मिश्रण को हिलाया जाता है, यानी जैसे किसी भी चीज़ में रख लो, डाल दो, उसके बाद उसको हिला दो, वही कहलाता है स्टीर्ड वाला। दूसरा कह रहा है एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर। एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर में क्या है, यह एक प्रकार का बायोरिएक्टर है जिसमें हवा का उपयोग करके मिश्रण को मिलाया जाता है। तीसरा प्रकार देखते हैं बच्चों, तो तीसरा प्रकार क्या कह रहा है, फिक्स्ड बेड बायोरिएक्टर, यानी यह एक प्रकार का बायोरिएक्टर है जिसमें फिक्स्ड बेड का उपयोग करके जैविक प्रतिक्रियाएं होती हैं। और फिर है फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर, मतलब जिसमें तरल पदार्थ होते हैं। तो यह एक प्रकार का बायोरिएक्टर है जिसमें एक फ्लूइडाइज्ड बेड का उपयोग करके जैविक प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब बायोरिएक्टर और इसके प्रकारों को तो देख लिया, लेकिन बायोरिएक्टर का अनुप्रयोग क्या क्या है, प्रयोग इसका क्या है, इसे भी देख लेते हैं। तो बायोरिएक्टर के अनुप्रयोग में जैव प्रौद्योगिकी है, यानी बायोरिएक्टर का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है, जहाँ जैविक उत्पादों का उत्पादन भी किया जाता है। फिर क्या है, चिकित्सा है। तो चिकित्सा क्या है, बायोरिएक्टर का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है जहाँ जैविक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। मतलब चिकित्सा, देखिए यहाँ पर जब जैव प्रौद्योगिकी में होते हैं तो जैविक उत्पाद होता है, चिकित्सा में भी जैविक उत्पाद होता है, जैसे कि वैक्सीन है और एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में पर्यावरण संरक्षण में देखते हैं बच्चों। तो पर्यावरण संरक्षण में क्या कह रहा है कि बायोरिएक्टर का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में किया जाता है, जहाँ प्रदूषित पानी और हवा को साफ किया जाता है। भोजन उद्योग की बात करें तो बायोरिएक्टर का उपयोग भोजन उद्योग में भी किया जाता है, जहाँ जैविक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि दही और पनीर। जैसे क्या है, दही और पनीर है। अब इसके बाद में देखते हैं तो बायोरिएक्टर के लाभ। क्या है, बायोरिएक्टर के लाभ। उत्पादन की क्षमता देखें तो बायोरिएक्टर का उपयोग करके उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। बायोरिएक्टर के उपयोग से क्या हो सकता है, उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। गुणवत्ता नियंत्रण में देखें तो बायोरिएक्टर का उपयोग करके गुणवत्ता नियंत्रण भी किया जा सकता है। लागत प्रभाव की अगर बात करें तो बायोरिएक्टर का उपयोग करके लागत प्रभावी तरीके से उत्पादन किया जा सकता है। मतलब कि क्या हो सकता है, इसमें उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, गुणवत्ता नियंत्रण किया जा सकता है और लागत के प्रभाव को भी प्रभावित किया जा सकता है। अब आप लोगों का जो अगला प्रश्न है, यानी कि 5वां प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि वर्णांधता के कारण एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। वर्णांधता का क्या कारण है, उसका प्रभाव क्या है। तो वर्णांधता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को
रंगों को पहचानने में परेशानी होती है। वर्ण मतलब रंग, और रंगों में अंधता होती है। बाकी वो देख लेंगे लेकिन उनमें रंगों को पहचानने में समस्याएं होती हैं। यह स्थिति आमतौर पर आनुवांशिक होती है, मतलब अधिकांशतः ये क्या होती है, आनुवांशिक होती है। लेकिन यह चोट, बीमारी या उम्र बढ़ने के कारण भी हो सकती है। मतलब इसका कारण चोट भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, या उम्र बढ़ना भी हो सकता है। अगला क्या है, वर्णांधता के कारण। अब वर्णांधता के कारण में देखें तो क्या बच्चों, आनुवांशिक कारण है। आनुवांशिक कारण में जैसे वर्णांधता का सबसे आम कारण आनुवांशिक है। सबसे आसान कारण क्या है, तो आनुवांशिक है, जिसमें व्यक्ति को अपने माता पिता से यह स्थिति विरासत में मिलती है। जैसे धन मिलता है ना, माता पिता का घर मिलता है, माता पिता की धन दौलत मिलती है, उसी प्रकार से ये एक रोग जो होता है ये माता पिता से उन्हें विरासत के रूप में मिल जाता है, आनुवांशिक रोग है। दूसरा कारण अगर हम लोग देखें तो चोट भी हो सकता है, यानी आँखों में चोट लगने से भी वर्णांधता हो सकती है। और बीमारी, जैसे कुछ बीमारियां हैं जैसे कि मधुमेह, जिसको मधुमेह मतलब शुगर जिसको हम लोग कहते हैं, वर्णांधता का कारण बन सकती है। और क्या है बच्चों, उम्र बढ़ना। और क्या है, उम्र बढ़ना। उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति की आँखों की रोशनी कम हो सकती है, जिससे वर्णांधता हो सकती है। भाई जब बहुत ज़्यादा बुढ़ापा आती है तो उसमें आँखों की रोशनी कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में भी वर्णांधता हो सकती है। अब अगर देखें कि वर्णांधता का प्रभाव क्या है, तो वर्णांधता के प्रभाव में क्या क्या है, रंगों को पहचानने में परेशानी। वर्णांधता वाले व्यक्ति को रंगों को पहचानने में परेशानी होती है, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में परेशानी हो सकती है। भाई जब वो रंग को नहीं पहचान पाएंगे तो उन्हें दैनिक जीवन में परेशानी भी होती है, पढ़ने में भी परेशानी होती है। जैसे वर्णांधता वाले व्यक्ति को पढ़ने में परेशानी हो सकती है, खासकर अगर पाठ में रंगों का उपयोग किया गया। आप लोग देखते हैं किताब में कभी कभी 2-3 रंग के अक्षर होते हैं तो पता लगता है कि वो बेचारा परेशान रहेगा, पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। ड्राइविंग में भी परेशानी होती है, क्योंकि वर्णांधता वाले व्यक्ति को ड्राइविंग में परेशानी हो सकती है, खासकर उन्हें ट्रैफिक सिग्नल्स को पहचानने में समस्या हो सकती है। वहाँ ट्रैफिक सिग्नल पर कौन कौन सी लाइटें होती हैं, तो लाल होती है, हरी होती है और पीली होती है। अब वो बताओ, जब लाल और हरी पहचान ही नहीं पा रहे हैं, रंग पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको तो दिक्कत होगा ही। सामाजिक जीवन में भी परेशानी होती है, जैसे कि कौन कौन से, खासकर अगर उन्हें रंगों को पहचानने में परेशानी हो तो सामाजिक जीवन में भी परेशानी हो सकती है। अब वर्णांधता के प्रकार क्या होते हैं, तो एक तो लाल हरा वर्णांधता। जिस व्यक्ति को लाल हरा वर्णांधता होता है, ये सबसे आम प्रकार का है, साधारण वर्णांधता है, जिसमें व्यक्ति को लाल और हरे रंग को पहचानने में परेशानी हो सकती है। मतलब वो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाते हैं जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं इस प्रकार के। और नीला पीला वर्णांधता में क्या होता है, ये एक अन्य प्रकार की वर्णांधता, ये भी एक प्रकार की वर्णांधता है, जिसमें व्यक्ति को नीले और पीले रंग को पहचानने में परेशानी हो सकती है। और एक होता है पूर्ण वर्णांधता। क्या है, पूर्ण वर्णांधता। यह एक दुर्लभ प्रकार की वर्णांधता है। कैसी वर्णांधता है, तो एक दुर्लभ प्रकार की वर्णांधता है, जिसमें व्यक्ति को सभी रंगों को पहचानने में परेशानी हो सकती है। वर्णांधता का इलाज अगर देखा जाए तो क्या है, चश्मा या संपर्क लेंस। क्या है, चश्मा या फिर संपर्क लेंस, यानी वर्णांधता वाले व्यक्ति को चश्मा या संपर्क लेंस पहनने से मदद मिल सकती है। भाई जिस समस्या, चश्मा में कुछ उससे हेल्प हो सकता है आँखों को, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। अगला क्या है, अगला है रंगों को पहचानने के लिए प्रशिक्षण। जैसे वर्णांधता वाले व्यक्ति को रंगों को पहचानने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, तो उससे भी उन्हें मदद होगा, लाभ होगा। और सर्जरी में तो कुछ मामलों में सर्जरी के माध्यम से वर्णांधता का इलाज किया जा सकता है। जैसे मान लो अगर किसी को चोट के कारण वर्णांधता हुई है तो सर्जरी से उसका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर आप कहो कि आनुवांशिक वाले हैं तो उनका इलाज सर्जरी के माध्यम से नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया भी नाम सुने होंगे कि हीमोफीलिया का वर्णन कीजिए। हीमोफीलिया क्या है, इसको आप लोग सभी लोग शेयर करते रहिए। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। क्या है? एक आनुवांशिक विकार है जिसमें व्यक्ति के रक्त में थक्का जमने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे जो व्यक्ति है उसके रक्त में थक्का जमने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और यही क्या है? एक प्रकार का विकार है। ये स्थिति आमतौर पर पुरुषों में होती है। जो हीमोफीलिया होता है ये ज़्यादातर क्या होता है? पुरुषों में होता है और ये माता पिता से विरासत में मिलती है। विरासत मतलब कि आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया का कारण देखते हैं कि क्या होता है, तो आनुवांशिक है। मतलब हीमोफीलिया का सबसे आम कारण आनुवांशिक है जिसमें व्यक्ति को अपने माता पिता से यह स्थिति विरासत में मिलती है। और दूसरा कारण है एक्स क्रोमोसोम। मतलब हीमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम पर स्थित जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। देखिए व्यक्ति में यानी पुरुष में एक्स और वाई दो प्रकार का मतलब एक्स वाई एक जोड़ी होता है, बाकी सभी एक्स एक्स होते हैं। यानी 22 जोड़ी एक्स एक्स होता है और 23वां जोड़ी क्या होता है? एक्स वाई होता है। तो जो ये हीमोफीलिया का जीन होता है ये हमेशा एक्स वाले गुणसूत्र पर ही होता है। अब अगर एक्स गुणसूत्र पर हो गया, जब भी ये होगा तो उसी पर, तो ये अगर एक्स गुणसूत्र पर है तो क्या होगा? एक्स गुणसूत्र एक्स क्रोमोसोम में के कारण ये रोगी बना देगा। अब देखते हैं हीमोफीलिया का प्रकार क्या है। तो हीमोफीलिया के कुछ प्रकार भी हैं, जैसे हीमोफीलिया ए। तो क्या है बच्चों? यह सबसे आम प्रकार का हीमोफीलिया है जिसमें व्यक्ति के रक्त में फैक्टर 8 की कमी होती है। अगर मतलब जिसको हीमोफीलिया ए होता है उसके रक्त में फैक्टर 8 की कमी होती है। और हीमोफीलिया बी में देखें तो यह एक अन्य प्रकार का हीमोफीलिया है जिसमें व्यक्ति के रक्त में फैक्टर 9 की कमी होती है। मतलब फैक्टर 9 की कमी यहाँ पर होती है। और हीमोफीलिया सी अगर देखें तो सी क्या है? यह एक दुर्लभ प्रकार का हीमोफीलिया है जिसमें व्यक्ति के रक्त में फैक्टर 11 की कमी होती है। मतलब 3 प्रकार का होता है, ए बी और सी। तो ए में क्या होता है? फैक्टर 8 की कमी होती है, बी में फैक्टर 9 की कमी होती है और सी में फैक्टर 11 की कमी होती है। अब हम लोग देखेंगे कि हीमोफीलिया के लक्षण क्या क्या हैं। तो हीमोफीलिया का लक्षण में रक्तस्राव है। यानी हीमोफीलिया वाले व्यक्ति को रक्तस्राव की समस्या हो सकती है, खासकर चोट लगने या फिर सर्जरी के बाद में ये समस्या बन सकती है। और फिर क्या है? नाक से खून आना। तो नाक से खून आने में क्या होता है बच्चों कि हीमोफीलिया वाले व्यक्ति को नाक से खून आना भी हो सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में क्या क्या अंतर होता है? कौन कौन से अंतर हैं? तो भैया लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन दोनों ही पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया है। मतलब जो पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया है एक दो प्रकार का है, एक तो लघु बीजाणु जनन है और दूसरा क्या है? गुरु बीजाणु जनन है। लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर कौन कौन से हैं? अब पहले हम लोग देखते हैं लघु बीजाणु जनन, यानी इसको क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस परिभाषा देखें तो लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के परागकोश में लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर का उत्पादन होता है। स्थान कहाँ है? तो लघु बीजाणु जनन परागकोश में होता है। लघु बीजाणु जनन कहाँ होता है बच्चों? परागकोश में होता है। अगर हम उत्पाद की बात करें तो उत्पाद में क्या है? लघु बीजाणु जनन के दौरान लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर का उत्पादन होता है जो बाद में परागकण बनता है। कार्य देखें तो लघु बीजाणु जनन का मुख्य कार्य पुरुष प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन करना है। क्या है? पुरुष प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन करना है। और इसके बाद में और क्या है? तो और आपका है गुरु बीजाणु जनन।
यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसको क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब अंतर ऐसे ही आपको लिख देना, यानी दोनों में, जैसे परिभाषा दोनों का बता देना, स्थान बता देना है, ये सारी चीज़ें आपको कर देना है। परिभाषा में कह रहा है कि गुरु बीजाणुजनन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के अंडाशय में गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर का उत्पादन होता है। स्थान में देखें तो गुरु बीजाणुजनन अंडाशय में होता है। कहाँ पर होता है, अंडाशय में होता है। उत्पाद में देखें तो उत्पाद में क्या है, गुरु बीजाणुजनन के दौरान गुरु बीजाणु यानी मेगा स्पोर का उत्पादन होता है, जो बाद में अंडाणु बन जाते हैं। कार्य में देखें तो गुरु बीजाणुजनन का मुख्य कार्य महिला प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन करना है। अब देखिए अंतर में क्या है, जैसे लघु बीजाणुजनन कहाँ होता है, तो परागकोश में होता है, और गुरु बीजाणुजनन कहाँ पर होता है, तो गुरु बीजाणुजनन जो आपका होता है वो अंडाशय में होता है। और क्या बच्चों, लघु बीजाणुजनन में क्या होता है, लघु बीजाणुओं का उत्पादन होता है, और गुरु बीजाणुजनन में दीर्घ बीज मतलब गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। इसके बाद में ये कार्य क्या करता है, तो ये पुरुष प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करता है लघु बीजाणुजनन, और गुरु बीजाणुजनन मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ आप लोग और पढ़ के जाना, मादा जनन तंत्र और कार्यों का विस्तृत वर्णन। मतलब मादा के साथ साथ अगर आपको टाइम मिले, अभी है टाइम आपके पास, तो पुरुष वाला भी पढ़ लीजिएगा, मतलब प्रजनन तंत्र जिसको हम लोग कहते हैं। और फिगर में एक पुष्पी पौधों का जो अनुप्रस्थ काट होता है लैंगिक वाले का, उसको आप लोग देख लेना बेटा। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, और एकदम से निश्चिंत होकर के पेपर देने जाना, कोई भी भय मन में नहीं होना चाहिए। जब आप डरेंगे तो आपका पेपर बिगड़ेगा, और अगर आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो पेपर अच्छा होगा। अच्छे से लिखना, शांतिपूर्वक लिखना, सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना, कोई भी प्रश्न मत छोड़ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में आप लोगों को कॉम्पिटिटिव तैयारी कराई जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में। साथ ही साथ आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और इसे शेयर करके अपने मित्रों के पास में शेयर भी कीजिए, और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।